हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय का पेपर थर्ड से जुड़ा हुआ आज का वीडियो आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। पेपर थर्ड से आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, मेंटल एबिलिटी वगैरह है। इसी क्रम में 40 मार्क्स का आपसे झारखंड और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि झारखंड का भूगोल है, झारखंड का इतिहास है, इसका कल्चर है, नेशनल मूवमेंट में इसका योगदान है। इस तरह के टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछला वीडियो मैंने झारखंड के भूगोल से संबंधित बनाया था। आज हम झारखंड के इतिहास से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से हर ऑप्शन को हम समझाने का या उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताने का काम भी करेंगे। अगला वीडियो हमारा झारखंड के आर्ट और कल्चर से संबंधित होगा और इस तरीके से जो 40 नंबर का झारखंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में एक एक करके हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रश्न को देखिए, ज़रूरत के हिसाब से उसको नोट कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंहभूम जिले के बेन सागर से प्राप्त हुई है। तो सिंहभूम जिले के बेन सागर से क्या कुछ प्राप्त हुई है? सही उत्तर है ए, हिंदू एवं जैन देवी देवताओं की मूर्तियां। ये बेन सागर जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है वहां से प्राप्त हुआ है। अब बाकी को देखें। प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला, ये हजारीबाग के सतपाहा, सरैया रहमदहंगी एक जगह है जहां से मिला है। सतपाहा, सरैया, रहमदहंगी, यहां से शैल चित्रकला मिली है जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है। ऑप्शन सी को देखें। डायनासोर का पदचिन्ह, ये सुतियाम्बी पहाड़ से, जो कि आपको पिठोरिया के पास है, वहां से प्राप्त हुआ है। हालांकि इसकी जो ऐतिहासिकता है ये बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सुतियाम्बे पहाड़ से डायनासोर के चित्र पद चिन्ह जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। और डी, पालकालीन मूर्तियां और शिवलिंग, ये हजारीबाग के दुमदुमा से मिला है। पाल जो बंगाल के संबंधित राजा थे, पाल शासकों के समय का मूर्ति और शिवलिंग हजारीबाग के दुमदुमा से प्राप्त हुआ है। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर था ए और बाकी जानकारियां आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, खान देश के किस शासक ने मध्यकाल में अपना एक सैन्य दल झारखंड भेजा था? पहले ये जान ले कि खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के दक्षिण पठार पर है। तो खान देश के किस शासक ने मध्यकाल में अपना एक सैन्य दल झारखंड भेजा था? सही उत्तर है इसका आदिल शाह सेकंड। तो सबसे पहले सही उत्तर नोट कर लीजिए, आदिल शाह सेकंड। अब बाकी को देखें। मलिक बयां जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, जिसने कि हजारीबाग पर आक्रमण किया था या हजारीबाग तक ये पहुंचने का काम किया था। मलिक बयां। ऑप्शन बी, जय सिंह देव, ये उड़ीसा का राजा था जिसने कि 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था। जय सिंह देव उड़ीसा का राजा था और इसने 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था। जबकि कपिलेंद्र गजपति जो ऑप्शन डी में है, ये भी उड़ीसा के शासक थे और इन्होंने अपने समय में संथाल परगना पर आक्रमण करने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने झारखंड नाम का उल्लेख अपनी रचना में नहीं किया है? ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर है। मतलब फाहियान ने अपनी रचना में इस प्रदेश के लिए झारखंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कुकुडलाड कहा था। जबकि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसको कर्ण सुवर्ण या उनकी भाषा में चाइनीज में कहें तो किलो ना सुकालाना कहा था। किलो ना सुकालाना जिसका मतलब होता है कर्ण स्वर्ण या कर्ण सुवर्ण। ह्वेनसांग ने कर्ण सुवर्ण या किलो ना सुकालाना का प्रयोग किया, जबकि फाहियान ने कुकुडलाड का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर है फाहियान।
शम्स ए सिराज अफीफ ये सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं और इनके किताब का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। ये आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में काम आएगा। शम्स ए सिराज अफीफ ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इसी नाम से जियाउद्दीन बर्नी ने भी एक किताब लिखी थी। सलीमुल्लाह ने तारीख ए बांग्ला नामक पुस्तक की रचना की है, तारीख ए बांग्ला। जबकि गुलाम हुसैन खां इन्होंने सियार उल मुतखरीन की रचना की है, सियार उल मुतखरीन की रचना की है। तो झारखंड के नोमेनक्लेचर मतलब उसके नामकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी क्रम में यह भी जान ले कि कबीर और मलिक मोहम्मद जासी ने भी झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया है। तो 3 नाम यहां, शम्स सिराज अफीफ, सलीमुल्लाह, गुलाम हुसैन खां, कबीर, जासी, इन तमाम लोगों ने झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा कि वायु पुराण में इस प्रदेश को मुरुंड कहा गया है, महाभारत में पुंडरीक देश कहा गया है, जबकि प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त का है जिसको कि हरिसेन ने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड देश कहा गया है। तो नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, उसको आप एकदम याद रखें। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण बात जो याद आ रही है वो ये कि झारखंड के जो दूसरा बड़ा क्षेत्र है झारखंड का, अगर बंटवारा करके हम लोग ऐड करें तो डिवीजन में संथाल परगना, इसका प्राचीनतम नाम जो था या प्राचीन नाम संथाल परगना का नरीखंड था। बाद में संथाल परगना को कांकजोल कहा जाने लगा और राजमहल क्षेत्र को ह्वेनसांग ने की चिंग कोइला कहा था, की चिंग कोइला, ये राजमहल क्षेत्र को ह्वेनसांग ने कहा था। फिर दोहरा दे रहे हैं हम कि संथाल परगना का प्राचीनतम नाम है नरीखंड, बाद में उसको कांकजोल कहा गया। तो झारखंड का जो अलग अलग नाम अलग अलग स्रोतों में दिया गया है जिसको कि हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसको अवश्य देख लीजिएगा। नंबर 4, बेलवा दाग ग्राम, ये खुटी में है, से क्या प्राप्त हुआ है? बेलवा दाग ग्राम खुटी से क्या प्राप्त हुआ है? सही उत्तर जाने तो सही उत्तर है बी, बौद्ध विहार टीला की प्राप्ति हुई है बेलवा दाग ग्राम जो कि खुटी डिस्ट्रिक्ट में है। जैन संस्कृति का जो साक्ष्य है, आप सब जानते हैं कि पारसनाथ जो है गिरिडीह में, ये जैन संस्कृति का केंद्र है। ऑप्शन सी को देखें, चेरो राजा का किला, चेरो राजाओं का जो किला है वो है पलामू, जहां पुराना और नया किला चेरो वंश के द्वारा निर्मित किया गया। तो चेरो राजा का किला पलामू में। कुषाण कालीन धातु के सिक्के ये रांची डिस्ट्रिक्ट से, रांची जिला से प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल के सिक्के रांची जिला से प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से आपकी जानकारी के लिए कि रोमन सम्राट के जो सिक्के हैं वो सिंहभूम जिला से मिले हैं। रोमन सम्राट के सिक्के सिंहभूम जिला से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, बाकी की जानकारियां भी मैंने आपको दे दी है। नंबर 5, खुट्टी जिले के अंतर्गत बारूडी इतिहास के किस काल का सबसे समृद्ध स्थल का प्रमाण देता है? खुट्टी जिले के अंतर्गत जो बारूडी है इतिहास के किस काल का सबसे समृद्ध स्थल का प्रमाण देता है? तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। बारूडी का संबंध है नवपाषाण काल से। ताम्र युग का झारखंड में सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है आपको सिंहभूम के दरगामा से, सिंहभूम के दरगामा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य ने कुकुट देश में किस तरह के शासन व्यवस्था होने की बात कही है? कुकुट देश मतलब कि आज का झारखंड। चाणक्य ने झारखंड के लिए कुकुट देश का प्रयोग किया है और कहा है कि यहां पर किस तरह की शासन व्यवस्था थी। तो सही उत्तर है इसका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, मतलब कि रिपब्लिकन सिस्टम जो था वो यहां पर व्यवस्थित थी, इसी रूप में यहां का शासन किया जाता था। ये जो क्षेत्र था कुकुट देश, इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति मौर्य काल में की गई थी। आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और उस आटविक नामक अधिकारी के अंतर्गत भी कई सारे अधिकारी होते थे, जैसे कि नागाध्यक्ष, वनपाल, नागपाल, वनाध्यक्ष। तो वनाध्यक्ष, वनपाल, नागपाल,
नागाध्यक्ष, ये सब आटविक के अधीन काम करते थे और आटविक जो अधिकारी था ये झारखंड प्रदेश पर नियंत्रण रखने का काम करता था उस दौर में। वैसे भी आटविक प्रदेश जो झारखंड के लिए भी इस्तेमाल होता है, आप सबको पता होगा अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक प्रदेश का वर्णन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नंबर 7, झारखंड में किस काल से यह माना जाता है कि हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था? सही उत्तर इसका जाने। सही उत्तर है 10वीं शताब्दी ईस्वी तक, मतलब कि ऑप्शन डी। यहां तक आते आते झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। गुप्त काल का बात करें तो गुप्त काल में भी यहां पर प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, जहां की मुरुंड देश कहा गया है छोटा नागपुर को। तो इन समयों में भी हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं प्रभाव आना शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसका प्रभुत्व 10वीं शताब्दी तक स्थापित हो चुका था। नंबर 8, नागवंशी शासक गजघंट राय द्वारा निर्मित महामाया मंदिर, ये घाघरा गुमला में है, हापामुनि गांव में। इसके पहले पुरोहित कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब है हरिनाथ। हरिनाथ मतलब ऑप्शन ए। और हरिनाथ जो थे ये मराठा ब्राह्मण थे और गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे हरिनाथ। उनको ही इस मंदिर का पहला पुरोहित नियुक्त किया गया था। अब ऑप्शन बी को देखें, हरि ब्रह्मचारी। हरि ब्रह्मचारी रांची के चुटिया में जो राम सीता मंदिर है वो इनके द्वारा ही बनवाया गया था और ये काम हुआ था नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के समय में। रघुनाथ शाह के समय में, यहां पर ये भी जान ले कि रघुनाथ शाह के समय में ही रांची के बोड़िया का मदन मोहन मंदिर 1665 में बनवाया गया। साथ ही रघुनाथ शाह के समय में ही राधा बल्लभ मंदिर जो कि चुटिया में है, चुटिया रांची में है, इसका भी निर्माण किया गया। तो हरि ब्रह्मचारी चुटिया रांची के राम सीता मंदिर के निर्माता थे। ये काम रघुनाथ शाह जो कि नागवंशी शासक हैं उनके समय में किया गया। रघुनाथ शाह के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि चुटिया का राधा बल्लभ मंदिर और रांची बोड़िया का मदन मोहन मंदिर भी बनवाया गया। ऑप्शन सी, पूरनमल। पूरनमल जो थे ये गिद्धौर राजवंश के राजा थे। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे लिटरली, और इन्होंने देवघर का बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया पूरनमल के द्वारा। जबकि ऑप्शन डी, वसाकी तांती, इन्होंने दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बासुकीनाथ मंदिर जो दुमका में है, वसाकी तांती के द्वारा इनका निर्माण किया गया। इसी तरीके से अगर अन्य मंदिरों का निर्माता का नाम मिलता है तो उसको भी आप याद रखें। इसी तरीके से गोड्डा में जो मां योगिनी मंदिर है उसका निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। गोड्डा स्थित मां योगिनी मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने किया था। यह बेसिकली आपके लिए एक उदाहरण है, एक मॉडल है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इतिहास से। नंबर 9, किस नागवंशी शासन के समय राजधानी पालकोट को बनाया गया था? राजधानी पालकोट को बनाया गया था। सही उत्तर पहले जान ले। सही उत्तर है यदुनाथ शाह। पालकोट नागवंशियों की राजधानी बनी थी यदुनाथ शाह के समय में। ठीक है, यहां पर यह जान लें कि नागवंशी शासन की जो पहली राजधानी थी वो थी सुतियाम्बे, और जिसके संस्थापक थे फन्नी मुकुट राय। तो पहली राजधानी इनकी सुतियाम्बे थी। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखें। दुर्जन शाह मैंने बताया नहीं बताया है। दुर्जन शाह की राजधानी थी दोईसा। प्रताप राय ने चुटिया को राजधानी बनाया, और चुटिया के जो राजधानी बनी ये सुतियाम्बे के बाद अगला राजधानी था। उसका हम ऑर्डर भी आपको बता देते हैं। फिर सही उत्तर मैंने बताया यदुनाथ शाह। भीमकर्ण के समय में राजधानी थी खुखरा। भीमकर्ण के समय राजधानी थी खुखरा। अगर हम लोग नागवंशी शासन का राजधानी का क्रम देखें तो सबसे पहले सुतियाम्बे, जिसके विषय में मैंने बताया कि फन्नी मुकुट राय के समय में यह बनाया गया। ठीक है, उसके बाद चुटिया। चुटिया मैंने बताया कि प्रताप राय के समय में राजधानी बनी।
चूटिया के बाद इसकी राजधानी खुखरा बनी थी और खुखरा राजधानी बनाया था भीमकर ने। उसके बाद दोईसा इसकी राजधानी बनी और दोईसा को राजधानी दुर्जन शाह ने बनाया था। उसके बाद पालकोट राजधानी बनी थी और पालकोट ये नागवंशियों की 5वीं राजधानी थी जिसको कि यदुनाथ शाह ने बनवाया था। तो 5 का ऑर्डर आ गया, पहले सुतियांबे, फिर चूटिया, फिर खुखरा, फिर दोईसा और फिर 5वें नंबर पर पालकोट, और पालकोट को राजधानी बनाया यदुनाथ शाह ने। नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके किस सेनाधिकारी ने नागवंशी शासन को कर देने के लिए बाध्य किया था, टैक्स के लिए उनको मजबूर किया था? सही उत्तर है मल्लिक छज्जू। मल्लिक छज्जू ने ही नागवंशी राजाओं को या नागवंशी शासन व्यवस्था को टैक्स देने के लिए बाध्य किया था। बख्तियार खिलजी आप सब जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के पूर्वी भारत के अभियान दल का प्रमुख था, सेनापति था। मल्लिक बयां किसी सवाल में मैंने बताया था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था और इसकी सेना हजारीबाग के चाई चप्पा तक पहुंचने का काम की थी अपने समय में। जबकि इब्राहिम अली ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय का ही है और कहा जाता है कि इब्राहिम अली ने संथाल क्षेत्र में स्थित बीघा के किले को जीता। बीघा के किले को इब्राहिम अली ने जीता, जिसके बाद वहां के जो संथाली सरदार थे वो भाग करके दूसरे स्थानों पर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के शासन काल के किस वर्ष नागवंशी शासक मधुकरण शाह, जिनको कि मधु शाह भी बोला जाता है, मधुकर शाह भी बोला जाता है, को पराजित कर मुगलों के अधीन लाया गया? तो सबसे पहले इसका सही उत्तर है 1585। बाकी जो पीरियड लिखे हुए हैं इनका संबंध अकबर से है और अकबर पर मैंने एक वीडियो महत्वपूर्ण ईयर्स को याद दिलाने के लिए आप लोगों के लिए बनाया था, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। वैसे बता दें कि 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सिकरी में। 1579 में फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद से जून महीना में उसने खुतबा पढ़ा था अकबर ने, और फिर सितंबर 1579 में उसने महजर की घोषणा की थी। जबकि 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही की घोषणा की थी। फिर दोहरा दें कि अकबर के महत्वपूर्ण वर्षों से संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी बना रखे हैं जो इतिहास से संबंधित प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर के शासनकाल में किसने दुर्जन शाह, जो कि नागवंशी राजा थे, उनको बंदी बना करके मुगल दरबार में भेजने का काम किया था? सही उत्तर है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने ही दुर्जन शाह को गिरफ्तार करके और मुगल दरबार भेजा था और इस बात से खुश होकर के जहांगीर ने उसको 4000 का मनसब दिया था इब्राहिम खान को, और साथ ही इब्राहिम खान को फात जंग की उपाधि दी थी। 4000 का मनसब और फात जंग की उपाधि दी थी। जहांगीर के समय में जब दुर्जन शाह को गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया, तो उसको ग्वालियर के किले में रखा गया था, जहां वो 1615 से लेकर के 1627 तक कैद में रहा था और फिर 1627 में उनको छोड़ दिया गया जब उन्होंने हीरों की पहचान की थी। हीरा मतलब डायमंड, क्योंकि ये सारा घटना जो था वो हीरा को लेने, प्राप्त करने और फिर उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो प्योरिटी है, इससे संबंधित था। तो बाद में जब ये प्रॉब्लम हुआ कि ये हीरा सही है या गलत है, असली है या नकली है, तो जब इसकी पहचान दुर्जन शाह ने की तब जाकर के उनको जहांगीर ने छोड़ा था। यहां पर यह भी इस संदर्भ में जान लें कि मुगल कालीन इतिहास में कोकराह के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान अलामा, नागवंशी राजा को मुगल कालीन स्रोतों में जमींदार ए खान अलामा मतलब कि हीरा खान का मालिक कहा गया था। तो इब्राहिम खान बेसिकली हीरा लूट करके ही ले गया था, ठीक है, इसी चीज से संबंधित था यह प्रश्न। तो खैर सही उत्तर है इब्राहिम खान, और दुर्जन शाह को ग्वालियर के दुर्ग में रखा गया था 1615 से 1627 तक। जफर खान, बाकी ऑप्शन को जाने, ये जहांगीर के समय में बिहार का सूबेदार बनाया गया था। जहांगीर के समय में
बिहार का सूबेदार बनाया गया था। पहले इसने भी दुर्जन शाह के राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन जफर खां को सफलता नहीं मिली थी। यहां एक बात और याद कर लें, अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापतियों में भी एक जफर खां था, ठीक है, लेकिन यह जफर खां नाम सेम है लेकिन यह व्यक्ति अलग है। अफजल खां, ये अफजल खां जो था ये अबुल फजल का पुत्र था और इसने जहांगीर के आदेश पर पलामू पर आक्रमण किया था। और जिस दौरान अफजल खां ने पलामू पर आक्रमण किया था उस समय वहां पर चेर राजा अनंत राय थे। अनंत राय के समय में मतलब अफजल खां ने, जो कि अबुल फजल का पुत्र था, जहांगीर के आदेश पर पलामू पर आक्रमण किया था। ऑप्शन डी, इस्लाम खां, ये बंगाल में मुगल सरदार था। बंगाल में मुगल सरदार था और इस्लाम खां ने अफजल खां के साथ, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, अफजल खां के साथ पंचेत के जमींदार वीर हमीद पर आक्रमण किया था। तो बाकी के विषय में भी जो मुगल काल से जुड़े हुए हैं उनकी भी जानकारी हो गई। और दुर्जन शाह को बंदी बनाने वाला था इब्राहिम खां, जिसको कि मैंने बताया कि जहांगीर ने 4000 का मनसब और फात जंग की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13, 1803 के आंग्ल मराठा युद्ध के समय सरायकेला के किस राजा को गवर्नर जनरल ने कहा था कि यदि मराठों के विरुद्ध युद्ध में वह सहायता करे तो उससे सालाना कर नहीं लिया जाएगा? सबसे पहले यह जान लें कि 1803 के आंग्ल मराठा युद्ध के समय में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और 1803 का महत्व इस रूप में भी है कि 1803 में ही लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। खैर ये अलग इंफॉर्मेशन है। अब इस प्रश्न के साथ हम लोग जाएं तो इसका सही उत्तर है अभिराम सिंह। अभिराम सिंह इस सवाल का 13 नंबर का सही जवाब है। जबकि विक्रम सिंह ये सरायकेला रियासत के संस्थापक थे। आदित्य प्रताप सिंह ये भी सरायकेला के राजा थे और इन्होंने 1939 में अपने रियासत की शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने का काम किया था। आदित्य प्रताप सिंह के विषय में बताया मैंने कि 1939 में इन्होंने अपने रियासत में शासन व्यवस्था को व्यापक तौर पर परिवर्तित करने का, उसमें बदलाव और सुधार लाने का काम किया था। जबकि अर्जुन सिंह जो थे ये पुरहाट के सिंहवंशी राजा थे और अर्जुन सिंह का पुत्र ही था विक्रम सिंह, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। अर्जुन सिंह पुरहाट के सिंहवंशी राजा थे और इन्हीं के पुत्र थे विक्रम सिंह, जिन्होंने सरायकेला रियासत का स्थापना किया था। नंबर 14, तिलियागढ़ी का दुर्ग कहां है, जो मध्यकाल में उत्तर से आने वाली तथा बंगाल की ओर बढ़ने वाली मुस्लिम सेना का प्रमुख प्रवेश मार्ग बन गया था? सही उत्तर है साहिबगंज। साहिबगंज मतलब ऑप्शन ए। यहां ये जान ले कि तिलियागढ़ी का जो दुर्ग था वहां से जो रास्ता गुजरती थी उस रास्ते का इस्तेमाल अपने समय में बख्तियार खिलजी ने किया था, शेर शाह ने किया था, खुर्रम मतलब कि बाद का शाहजहां, इसने भी तिलियागढ़ी का जो मार्ग था उसका इस्तेमाल किया था। ये जो तिलियागढ़ी का दुर्ग है इसका पहला उल्लेख कृष्णदास कविराज ने किया था। कृष्णदास कविराज ने, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। यह सब जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तिलियागढ़ी दुर्ग का सबसे पहले उल्लेख कृष्णदास कविराज ने की थी। कृष्णदास कविराज की जो रचना है वो बंगला भाषा में चैतन्य चरितामृत है, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है ये। और इसी चैतन्य चरितामृत से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से मथुरा जा रहे थे तो इसी रास्ते में झारखंड आया और झारखंड में उन्होंने कुछ वक्त बिताया। तो पुरी से मथुरा जाने के क्रम में चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे और उनके संपर्क में मुंडा जनजाति आई और मुंडा जनजातियों के ऊपर उनका गहरा प्रभाव भी पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नंबर 15, शेरशाह का वह सेनापति कौन था जिसे झारखंड के एक राजा महारथ चेरों के खिलाफ भेजा गया था? सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है खवास खां। खवास खां को शेर खां ने या शेरशाह ने महारथ चेरों के खिलाफ भेजा था। यह जो अभियान
खवास खां के नेतृत्व में किया गया था। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि श्याम सुंदर नामक एक हाथी, जो कि राजा महारथ चेरो के पास था, श्याम सुंदर नामक एक हाथी, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से शेरशाह ने यह अभियान भेजा था। इस बात की जानकारी तारीख ए शाही से मिलती है। कई सारे अन्य स्रोत हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है तारीख ए शाही, और तारीख ए शाही की रचना अहमद यादगार के द्वारा की गई है। ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जो मुगल काल से भी जुड़ता है, तो वहां भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। तारीख ए शाही से इस बात की जानकारी मिलती है कि श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करने के लिए शेरशाह ने खवास खां को महारथ चेरों के खिलाफ अभियान पर भेजा था। यहां पर यह भी जान ले कि खवास खां के साथ दरिया खां भी इस अभियान पर जाने वाला सेनापति था। खवास खां लीड कर रहा था, लेकिन उसके साथ दरिया खां भी इस अभियान में गया था। क्वेश्चन नंबर 16, पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने किस स्थान से पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था और उसे पलामू के नया किला में लगवाया था? सही उत्तर है इसका दोईसा। दोईसा, जो कि दुर्जन शाह के समय में राजधानी बनी थी, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो दोईसा से प्राप्त किया था और फिर उसको पलामू के नया किला में लगवाया था। यहां पूरी बात जान ले कि मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के शासनकाल में कोकरा पर आक्रमण किया और राजधानी दोईसा को लूटा, और इसी लूट के क्रम में उनको यह फाटक भी मिला और इस फाटक को वो पलामू के नया किला में लगवाए थे। ये जो फाटक है ये नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ये जो पत्थर का विशाल फाटक है ये नागपुर दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से किसने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था? निम्नांकित में से किसने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था? सबसे पहले इसका सही उत्तर जाने, और सही उत्तर है कमिश्नर फोर्बेस या फार्बेस, जो कि छोटा नागपुर के कमिश्नर थे, उन्होंने ही ये बात कही थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बाकी को अब जान ले। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के या भगवान बिरसा के जीवन पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा था। यह उपन्यास 1975 में आई थी और उपन्यास का नाम था अरण्येर अधिकार। अरण्य मतलब जंगल पर अधिकार। अरण्येर अधिकार नाम से उपन्यास लिखा गया है महाश्वेता देवी के द्वारा 1975 में। ऑप्शन बी को देखिए, GRK मेयर्स, ये वो पुलिस विभाग का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था जिसने कि 1895 में भगवान बिरसा को गिरफ्तार करने का काम किया था। GRK मेयर्स, इसने 1895 में भगवान बिरसा को गिरफ्तार करने का काम किया था। सी, कुमार सुरेश सिंह, इनकी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, और यह भगवान बिरसा के संदर्भ में जानकारी देने वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण रचना है। महाश्वेता देवी ने कुमार सुरेश सिंह के विषय में कहा था कि बिरसा अगर मुंडा आदिवासियों की स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार के नायक बने हैं तो इसका श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। ये बात महाश्वेता देवी ने कही थी। मतलब यह कि कुमार सुरेश सिंह ने भगवान बिरसा के महत्व को उजागर करने का, लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 30 जून 1855, 30 जून मतलब कि हूल दिवस। 30 जून 1855 में हुए भगनेडी संथाल फरगना की सभा में किसे संथालों ने अपना सेनापति चुना था? सही उत्तर है भैरव। सेनापति भैरव को चुना गया था। चारों भाई हैं, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, संथाल विद्रोह के नायक। इसके अलावा इन चारों की 2 बहनें फुल्लो और झानो ये भी शामिल थी। तो भैरव को सेनापति चुना गया था, जबकि सिद्धो को राजा चुना गया था, कान्हो को मंत्री चुना गया था और चांद को प्रशासक चुना गया था। तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित प्रश्न था। नंबर 19, संथाल विद्रोह को किसने मुठभेड़ की संज्ञा दी थी? संथाल विद्रोह को किसने मुठभेड़ की संज्ञा दी थी? सही उत्तर है इसका बी, LSSO मूले, इन्होंने ही इसको मुठभेड़ कहा। जबकि कार्ल मार्क्स ने
संथाल विद्रोह को भारत की पहली जन क्रांति कहा था। कैप्टन अलेक्जेंडर जो थे, ये संथाल विद्रोह को कुचलने वाला, उसको सफ्रेश करने वाला अधिकारी था, जबकि जॉर्ज यूल ये भागलपुर के कमिश्नर थे, जिनके मतलब नेतृत्व में यूल नियम 1856 पारित किया गया था। यूल या नया पुलिस कानून, जिसको कि यूल लॉ भी कहा जाता है, 1856 में यह जॉर्ज यूल के द्वारा पारित किया गया। और जॉर्ज यूल का यह जो नियम था, इसके अनुसार जो पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था थी उसी को लागू किया गया और ग्राम प्रमुख को ही पुलिस की शक्तियां प्रदान कर दी गई। ये सब क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, मुझे लगता है कि परीक्षा में शायद आपको काम आ जाए। इसके अलावा जो ऑप्शन से बताया जा रहा है उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, या अगर आपको याद है तो इन बातों को निश्चित तौर पर अपने जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसके प्रयासों से 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में बिहार छात्र संघ का अधिवेशन हुआ? यह क्वेश्चन अपने आप में ही इंफॉर्मेशन देता है कि डाल्टनगंज में बिहार छात्र संघ का अधिवेशन कब हुआ, तो डेट सामने है 10 अक्टूबर 1920। जिसकी अध्यक्षता CF एंड्रूज ने किया, तो ये को पूछे अगर कि डाल्टनगंज में बिहार छात्र संघ का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, ये सब जानकारी आपके सामने है। ठीक है, किसके प्रयासों से ये सवाल किया गया है। ये 10 अक्टूबर 1920 का बात कर रहे हैं, तो यहां पर यह बात सबसे पहले आप जान ले कि असहयोग आंदोलन को लेकर के सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। बाद में इसकी पुष्टि हुई थी 1920 के दिसंबर महीने में नागपुर अधिवेशन में, लेकिन सितंबर में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके बाद की ये घटनाएं हैं, तो उसी संदर्भ में इसको आप देखिएगा। ठीक है, तो सही उत्तर कि CF एंड्रूज ने किया था, लेकिन किसके प्रयास से यह अधिवेशन हुआ था? सही उत्तर है देवकी प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी। अब बाकी को जान ले। धनी सिंह खैरवार, जैसा कि मैंने बताया कि विशेष अधिवेशन के बाद की ये घटनाएं हैं, तो धनी सिंह खैरवार जो थे, इन लोगों ने एक बैठक की और पलामू के किले में एक निर्णय लिया गया कि जंगलों को साफ करके खेती की जाए। गांधी जी आप सब जानते हैं कि स्वदेशी और कपास खादी पर जोर देते थे, तो निर्णय लिया गया पलामू के किले में धनी सिंह खैरवार के नेतृत्व में कि जंगलों को साफ करके कपास की खेती की जाए, और कई हजार पेड़ काट दिए गए और फिर वहां पर कपास का खेती शुरू हुआ और धनी सिंह खैरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। यह असहयोग आंदोलन के दौर का घटना है कि धनी सिंह खैरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया और कपास की खेती को बढ़ावा देने की बात की गई। बिंदेश्वरी पाठक, ऑप्शन सी को देखें। जब बिहार छात्र संघ का अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन के बाद डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। देसी को प्रमोट करना था। आप सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन में निषेधात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम था, जिसके तहत कि देसी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय पालिका या न्यायपालिका की स्थापना की जा रही थी। उसी क्रम में डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई और बिंदेश्वरी पाठक उस राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनाए गए थे, जबकि मजहर उल हक ये भी बिहार छात्र संघ की बैठक में शामिल होने वाले एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता थे। नंबर 21, 9 नवंबर 1942, मतलब यह घटना है आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय का। यह डेट भी याद रखिएगा, दिवाली की रात थी ये। जयप्रकाश नारायण द्वारा हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ भाग निकलने के पश्चात अन्य बंदियों को किस जेल में स्थानांतरित किया गया? तो सबसे पहले तो यह जान लें कि दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण जिन साथियों के साथ भागे थे, जो 5 साथी थे, उनका नाम क्या है? शायद किसी दिन काम आ जाए, जब क्वेश्चन 1 से ज्यादा ऑप्शन को खोजता है तो वहां पर काम आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप 5 साथी। रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला या शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह, और चौथा शालिग्राम सिंह के बाद एक बच जाते हैं गुलाबी सोनार। ये 5 लोगों के साथ जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात को हजारीबाग जेल से भाग गए थे। उनके भाग जाने के बाद
झारखंड के कई महत्वपूर्ण नेता भी उस दौरान उस जेल में बंद थे। ठीक है, उन लोगों को बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। उन लोगों को शिफ्ट किया गया था भागलपुर जेल में। अन्य बंदियों को, जिसमें कि झारखंड के कुछ प्रमुख नेता भी थे, हम नाम भी बता दे रहे हैं आपको, इनको भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया। जिन लोगों को भागलपुर शिफ्ट किया गया उनमें झारखंड के प्रमुख नेता राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह शामिल थे। राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह, इन लोगों को भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। नंबर 22, किस जनजातीय नेता का मुख्य उद्देश्य था संथाल स्वर्ण युग की स्थापना करना? संथाल स्वर्ण युग की स्थापना करना। सही उत्तर है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी, जिनके नेतृत्व में खैरवार आंदोलन हुआ था। और ये जो खैरवार आंदोलन था ये भी एक सुधारवादी आंदोलन था। ये सुधारवादी आंदोलन वैसा ही था जैसा कि सरदारी आंदोलन था। तो ये संथाल स्वर्ण युग की स्थापना का उद्देश्य था भागीरथ मांझी का। सिद्धू कान्हो संथाल विद्रोह जुड़े हुए हैं, आप सब जान रहे हैं। तिलका मांझी, जिनको कि आदि विद्रोही और जबड़ा पहाड़िया कहा जाता है, तिलका आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हरि बाबा दुक्का हो को कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में 1930 के दशक में सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन चलाया गया था। और हरि बाबा आंदोलन का उद्देश्य था टूटती और बिखरती सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का शुद्धिकरण करना। टूटते और बिखरते सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का शुद्धिकरण करना हरि बाबा आंदोलन का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, कोल विद्रोह 1830 से 32 का पीरियड है के दमन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एवं आदिवासियों में समझौते के बाद विल्किंसन रूल किस वर्ष अस्तित्व में आया? सही उत्तर जान लें, 1837, 1837। यहां पर और कुछ बताने को नहीं है। नंबर 24, ऑगस्टस क्लीवलैंड ने किस विद्रोह को कुचलने का काम किया था? सही उत्तर है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह, जिसका कि पीरियड था 1772 से 82। तो ऑगस्टस क्लीवलैंड ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने का काम किया। चेरो विद्रोह को कैप्टन जैकब कैमक के द्वारा कुचला गया था या दबाया गया था? चेरो विद्रोह को जो 1770-71 के बीच में हुआ था, कैप्टन जैकब कैमक के द्वारा। चुआर विद्रोह को कैप्टन फोर्विस के द्वारा और तमार विद्रोह को लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा कुचलने का काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के वीर सपूतों एवं उनके जन्म स्थान के जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है सी, तिलंगा खड़िया। और सामने लिखा हुआ है टकरा गांव। तो टकरा गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, जिनको कि मरांग गोमके हम लोग कहते हैं। टकरा गांव खुट्टी में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, ये उनकी जन्मस्थली है। जबकि तिलंगा खड़िया का जो जन्मस्थली है वो गुमला का सिसई है। तो 25 का सही उत्तर है सी। 25 क्वेश्चन के साथ उसके ऑप्शन को देखते हुए अगर हम लोग बात करें तो लगभग 75 क्वेश्चन हम लोग यहां पर तैयार करने की स्थिति में है, या उसको यूं कहें कि रिवाइज करने की स्थिति में है। अगला जो हमारा होगा वो झारखंड के कल्चर से संबंधित होगा। बाद में फ्रीडम मूवमेंट में झारखंड की जो भूमिका रही है उससे जुड़ा हुआ भी हम प्रश्न आपके लिए यथाशीघ्र लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर वीडियो को आपने मतलब यूट्यूब चैनल को आपने अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।